नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे। हिस्ट्री के लेक्चर में हमने ऑलरेडी आपके 9 लेक्चर ले लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके मॉडरेटर फेज़ और उसके सेशंस के बारे में बताया था। हमने आपसे बोला था हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ अलग में बताएंगे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अलग में बताएंगे। तो ठीक है, आज हम लेकिन गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी थे हम सबको, और जिनके रीन में या किसी के पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, इवेंट्स हुए थे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है हम आपका वही वाला लेके आएंगे जिसमें एक्सट्रीमिस्ट फेज होगा, साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होगी इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा बाद हम जो आपके लिए लेके आएंगे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हम उसमें आपको पत्र पत्रिकाएँ जितने भी आते हैं यूजुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर कब आएगा हिस्ट्री और क्या क्या आएगा, तो हम आपको इसीलिए एक तरीके से आउटलाइन बता दे रहे हैं। इतना बताने के बाद जो हमने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, जब माइक्रो सिलेबस जो है हमने आपके सामने रखा था, तो उसमें जो भी हमने टॉपिक बताए थे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा हिस्ट्री में जब कोई भी लेक्चर आता है तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि 2-4 दिन आप लोगों को टाइम मिल जाए, 2-3 दिन उसको रिवाइज़ करने में। ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुके हैं, उसके भी नोट्स होंगे, उसको रिवाइज़ करने में टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं लगातार लेक्चर नहीं लाता हूँ। तो थोड़ा आप लोग भी पेशेंस रखा करिए, हम भी पेशेंस रखते हैं इसको लेके, और नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा ना, भूल जाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूँ। और हिस्ट्री लगभग 80% से ज़्यादा ख़त्म ही है। बाकी मैं आपके नॉलेज के लिए भले लेक्चर्स ले आऊँगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ले आऊँगा, साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगीज़ आए, फ्रेंच आए, तो इन सब को भी मैं बताऊँगा। उसके अलावा आपको 1857 की क्रांति के बारे में भी बता दूंगा। तो हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज गवर्नर जनरल से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ 2-3 चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं कि गवर्नर जनरल अलग से दूसरी चीज़ होती है, गवर्नर ऑफ बंगाल दूसरी चीज़ होती है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, तो इन सब के में क्या डिफरेंस था? बेसिकली इन सब में लेजिस्लेटिव पावर में, एग्जीक्यूटिव पावर में, इसी सब में, और ऑटोनॉमी में डिफरेंस था सबसे ज़्यादा। तो अभी जो शुरुआत हुई थी बेसिकली बंगाल से हुई थी। तो मतलब स्टार्टिंग में अभी हम आपको वहाँ सब पढ़ाए नहीं है, तो वहाँ पे जो है आपको बताता तो मद्रास का अलग गवर्नर होता था, बॉम्बे का अलग गवर्नर होता था। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया जो है 3 प्रोविंसेस में डिवाइड थी, बड़े बड़े, जो कि एक बंगाल था, एक बंगाल सबसे लेट में हुआ था। ये चीज़ें अभी पढ़ाया नहीं तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। उसके पहले मद्रास में, जहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे लड़ाई में। उसके अलावा बॉम्बे जो है ऑलरेडी मतलब कैप्चर कर चुके थे। तो बंगाल में सबसे लास्ट आया, लेकिन बंगाल के ही गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यही बाद में गवर्नर जो है बंगाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस पा गया है कि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने के बाद अच्छा, मैं रेगुलेटिंग एक्ट वाला भी बताया नहीं उसमें, कि उसमें भी बोला हूँ, वो भी एक टॉपिक जोड़ लीजिएगा, इसके बाद मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। उसमें जो है पावर्स में डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं। कई बार उनको जो है लेजिस्लेटिव पावर तीनों प्रोविंसेस के ऊपर दे दिया गया था, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना जानिए कि गवर्नर ऑफ बंगाल को कम पावर थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को थोड़ा ज़्यादा पावर थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत ही ज़्यादा पावर थी, क्योंकि पूरा एक तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, उसी साथ साथ उसको वायसराय भी कहा जाने लगा, नाम बदल दिया गया और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट हो गई। तो ये सब चीज़ें हम आपको अभी बताते चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बोल रहे हैं तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल है, दिमाग में रखिएगा क्या है, गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल में सबसे पहले अगर आता है बात तो रॉबर्ट क्लाइव का आता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1700, यहाँ पे 1700 कर लीजिएगा, 1760 और 1765 से 1767 के बीच में गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, कब थे? 1757 से 1760 के बीच में, और 1765 से 1767 के बीच में 2 बार थे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनके टाइम में इवेंट्स क्या हो गए थे? सबसे पहले तो इनके टाइम पे दीवानी ऑफ बंगाल इनको मिल गई थी। दीवानी ऑफ बंगाल
बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की इनको दीवानी मिल गई थी। किसके थ्रू? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में हम आपको, अगर आप लोग कहोगे डिमांड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई थी, जो कि मुगल किंग शाह आलम टू, और इसमें दो ट्रीटी थी। एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 14 अगस्त को हुई थी और एक 12 अगस्त को हुई थी। ठीक है, 12 अगस्त वाली जो है आपके इलाहाबाद के ये मतलब इलाहाबाद वाले एरिया से रिलेटेड था। उसके बाद जो है आपका जो, इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुगल किंग शाह आलम टू जो थे उनसे हुई थी। किससे हुई थी? शाह आलम वन अलग थे, शाह आलम टू अलग थे। शाह आलम टू के साथ हुई थी, और जिसमें दीवानी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की जो है ब्रिटिशर्स को मिल गई। अब दीवानी मिल गई तो वहाँ से रेवेन्यू आने लगा, वहाँ से रेवेन्यू आने लगा तो इस रेवेन्यू का यूज जो है ये साउथ इंडिया में मद्रास में अगेंस्ट किसके करने लगे? टीपू और हैदर अली और फ्रेंच के अगेंस्ट यूज़ करने लगे, जिसके थ्रू क्या हुआ कि अंततः जो है सुप्रीमेसी जो है ब्रिटिशर्स की इस्टेब्लिश हो गई। इन्होंने सोसाइटी ऑफ ट्रेड भी बनाया था, सोसाइटी फॉर ट्रेड। सोसाइटी ऑफ फॉर ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला, और जो कर्मचारी थे कंपनी के, उतना ज़्यादा लाभ में उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उनको लाभ कमाने के लिए जो है साल्ट, तंबाकू और सुपारी, इन सब के जो मतलब ट्रेड है, उस पर कंपनी के वर्कर्स को जो है मोनोपोली दे दी थी। तो मतलब एक तरीके से लोगों को खुश करने के लिए, जो कि बाद में ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इनके टाइम एक इवेंट हुआ था व्हाइट रिबेलियन। व्हाइट रिबेलियन हिस्ट्री में आएगा तो याद रखिएगा, दो व्हाइट रिबेलियन रहा है, एक इनके टाइम, एक जो है रिपन के टाइम पे व्हाइट रिबेलियन आया था। इनके टाइम का व्हाइट रिबेलियन क्या था? इनके टाइम का व्हाइट रिबेलियन जो है बेसिकली अलाउंस से रिलेटेड था। अलाउंस में ये था कि जो है, जो भी बिहार और उड़ीसा के इंटरनल एरिया में काम कर रहे थे सिपाही, उनको जो है डबल अलाउंस नहीं मिल रहा था। जो आउटसाइड जो है बाहर काम कर रहे थे, उन्हीं को डबल अलाउंस मिल रहा था। तो इसमें जो है जो जितने भी सैनिक थे वो विद्रोह कर दिया। इसी को व्हाइट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डायरकी का इंट्रोडक्शन किया था। डायरकी जो है, डायरकी बेसिकली, डायरकी हमने आपको शायद, डायरकी की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, DYE होता है। तो डायरकी बेसिकली जो होता है, हमने आपको बताया है कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है। डायरकी में बेसिकली ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव पावर कोई और काम चलाता है, और अकाउंटेबिलिटी किसी के और के ऊपर आती है। जब अवध ये बंगाल का एनेक्सेशन हो गया, तो जो वहाँ के नवाब थे तो उनको बेसिकली कुछ नहीं, एक तरीके से एक्स फैक्टो टाइप का बैठा दिया, मतलब नॉमिनल टाइप का बैठा दिया। एक्स फैक्टो नहीं, डी फैक्टो D0 होता है। D0 बेसिकली नॉमिनल के तौर पे बैठा दिया, लेकिन जो सारे काम जितने भी प्रैक्टिकली होने रहते थे वो कंपनी करती थी, और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो अकाउंटेबिलिटी जो है नवाब की सेट कर दी थी। और कंपनी जो है, मैं इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, कंपनी जो है अपने अंडर जो है दीवान भी बेसिक, नवाब के भी अंडर जो है उन्होंने और कई ज़्यादा जो है पोस्ट बना दी। वो जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे इंडियन ही रहते थे वो, लेकिन उप दीवान जिसको हिंदी में बोलते थे, उप दीवान जो है, लेकिन आखिरकार जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली दीवान नवाब के ही ऊपर पड़ती थी, और नवाब के पास कोई पावर, आप ही समझ लो यार, आप घर में बैठे हो, आपके पास पावर कुछ नहीं है, लोग आपके अंडर इधर उधर बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई शिकायत लेके आ गया तो आप क्या कर सकते हो? आप एक कठपुतली हो। बेसिकली वही था डायरकी में। डायरकी बेसिकली आगे 1919 में बताऊंगा, 1935 में बताऊंगे, वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाती है और लेजिस्लेटिव पावर आ जाती है। वहाँ पे ट्रांसफर्ड लिस्ट आ जाता है। ट्रांसफर्ड लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा ली जाती हैं, और जो बहुत ही सोशल वेलफेयर की चीज़ें थी वो इंडियन को कानून बनाने के लिए बोल दी जाती है। और फाइनेंस वगैरह से जो भी, डिफेंस वगैरह से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ब्रिटिशर्स ने जो है उसको अपने पास रखा था। तो चलिए उतना डिटेल में करेंगे तो घंटों भर हो जाएगा। ये जो है ब्रिटेन में जाके सुसाइड कर लिए थे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे वैसे खो गए थे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो जाके सुसाइड कर लिए थे वहाँ पे। हाँ, फिर इनके बाद क्लाइव के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं हॉलवेल। हॉलवेल जो है एक टेम्परेरी गवर्नर जनरल थे, बीच में आए थे। इन्हीं के टाइम जो है
20 जून 1776 में एक इवेंट होता है, ब्लैक होल इवेंट। ब्लैक होल इवेंट बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड थे, यहाँ पे जो है कहते हैं ये कि एक 4.5 बाई 5 5.5 मतलब 4.3 बाई 5.5 मीटर का एक रूम था। मतलब ये आपको मीटर याद नहीं रखना है, मैं आपको मतलब एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ बोले थे ये लोग। उसमें जो है करीब 153-156 जो अंग्रेज प्रिजनर्स को थे उठा के सिराज मतलब बंगाल के सिराजुद्दौला के बारे में जानते होंगे ना, तो उस टाइम पे नवाब थे। सिराज जो है 153 से 156 प्रिजनर, फॉरेन प्रिजनर को इतने छोटे कमरे में जो है बंद कर दिए थे 20 जून 1756 को। थोड़ा सा ईयर याद रखिएगा, 20 जून 1756 को उसमें बंद कर दिए थे। तो इम्पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? 4.3 बाई 5.5 मीटर के जो रूम है उसमें यार 150 लोगों को भर, इम्पॉसिबल है। तो ये अपने आप को थोड़ा फेम दिलाने के लिए और ब्रिटिशर्स के कंपैशंस पाने के लिए इन्होंने इतने बड़ा, शायद ऐसे कहते हैं इतिहासकार, कि इन्होंने इस इवेंट के बारे में जो है व्याख्यान दिया था। फिर आते हैं लॉर्ड विंसेंटार्ट। विंसेंटार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, ये लॉर्ड विंसेंटार्ट के टाइम पे हुआ था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर मतलब हो सकता है गवर्नर जनरल में 3-4 गवर्नर जनरल के फैक्ट्स उठा के 4-4 स्टेटमेंट बना दे। इतना सिंपली नहीं पूछेगा कि बक्सर किसके टाइम हुआ था, तो स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड विंसेंटार्ट इसका आंसर सही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 लोग और हुए थे, उन लोगों का इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, तो इसलिए हमने आपको उनके बारे में बताया नहीं है, ठीक है। 64 तक तो विंसेंटार्ट थे, 65 के बाद 65-67 के बीच में फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए थे। उसके बाद जो है वेरिलेस्ट वगैरह आए, उनके बारे में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूरे उनके बारे में बताया नहीं। लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ, भले बीच में कुछ गवर्नर जनरल गायब थे जो कि इम्पोर्टेंट नहीं थे। फिर आते हैं अपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो क्या थे? वो वहाँ तक जितने भी मैंने वो बताए वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जब मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह पढ़ाऊँगा तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पावर का डिफरेंस भी बताऊँगा कि आखिर ऐसा क्या था। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आता है आपसे तो पूछता है, तो उसके आंसर क्या होगा? वारेन हास्टिंगस पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन जब मैं आपको देसी रियासतों के साथ संघर्ष मतलब प्रिंसली स्टेट के साथ जब स्ट्रगल बताऊंगा आपको, खासकर कर्नाटक वार और निज़ाम के साथ अंग्रेज़ों का जो स्ट्रगल था, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लर्क से कैसे गवर्नर के पोस्ट तक पहुंचे थे। कितना ज़्यादा खुराफाती दिमाग था इनका। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हास्टिंगस थे, ठीक है। रोहिल्ला वार और फर्स्ट मराठन वार जो है इन्हीं के टाइम पे हुआ था। मराठा के फर्स्ट वार और रोहिल्ला वार इन्हीं के टाइम हुआ था। चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में जो है वारेन हास्टिंगस के द्वारा बनाया गया था और इसके अध्यक्ष विलियम जोन्स को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। कि इसके टाइम पे वारेन हास्टिंगस और इसके अध्यक्ष जो है विलियम जोन्स को, देखिए बहुत पढ़े लिखे थे वारेन हास्टिंगस और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल नॉलेज में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। लेकिन विलियम जोन्स के लिए इनका रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अपनी जगह इनको ही बिठा दिया, ठीक है। इनके टाइम पे रेवेन्यू बोर्ड बना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इनके टाइम पे बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके जो पहले जज थे एलिजा इम्पे थे, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट रहना है। फिर बनारस की ट्रीटी आती है और फैजाबाद की ट्रीटी आती है। फैजाबाद की ट्रीटी में इन्होंने जो बेगम ऑफ अवध के जो एसेट्स थे, मतलब उनके जो सोने मुद्रा सब कुछ थी, उनका जो है गारंटर के तौर पे इन्होंने काम किया। इसी चीज़ के भ्रष्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी ली, इसमें काफ़ी घूस वूस लिया, सब कुछ लिया। इसी कारण जो है इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बनारस ट्रीटी, फैजाबाद ट्रीटी के थ्रू जो गारंटी द एसेट ऑफ बेगम ऑफ अवध, ठीक है, अवध। और इन्होंने
दीवान मुर्शिदाबाद के एक दीवान थे नंद कुमार का जो है प्रोजिक्यूशन उन पे अभियोग चला के उनको जो है फांसी पे लटकवा दिया है, मतलब उनको ऊपर करप्शन का आरोप लगा के। क्यों? क्योंकि पैसों की लेन देन में जो है ये वारेन हेस्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिसेस किए थे, जिसके कारण जो है सोच लीजिए इम्पीचमेंट इंग्लैंड में इनके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ कुछ लेन देन का हेरा फेरी हुआ तो नंद कुमार को इन्होंने ऊपर चढ़वा दिया फांसी पे। ठीक है, प्रोजिक्यूशन ऑफ नंद कुमार तो वारेन हास्टिंग्स का ये चीज़ें याद है थोड़ा सा। रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, विंस्टार्ट, वारेन हास्टिंग्स। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट अपने लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो काल है, जो कि टाइम पीरियड है 1786 से 1793 के बीच में पहला, और दूसरा 1805 से जुलाई से अक्टूबर। दोस्तों देखिए, इसमें एक चीज़ याद है, लोगों को यही पता होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93 के बीच में थे, लेकिन ये बिल्कुल सही बात थे तो, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये फैक्ट पता होता है कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फिर से एक बार गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। इन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग किस लिए देते हैं? क्योंकि इन्होंने सिविल सर्विसेज इन इंडिया में फादर के तौर पे माने जाते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सिविल सर्विसेज की थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। सिविल सर्विसेज में थोड़ा पहले बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू 1853 में एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसके पहले वो अपना प्रोसीजर रखते थे, वो भगवान जाने क्या प्रोसीजर था। पहली बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू 1853 में स्टार्ट हुआ, और यहाँ नहीं होता था इंडिया में, ये बाहर होता था। खैर 1833 में बहुत से रूल्स रेगुलेशंस आए, 1861 में बहुत से आए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो 1923 तक जो है एग्ज़ाम जो है आपका ब्रिटेन में ही होता था। और पहले जो आईसीएस ऑफिसर थे सत्येंद्र नाथ बोस थे, वो पहले ही आईसीएस थे। सत्येंद्र नाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस, कुछ लोग आए, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब आईसीएस ऑफिसर थे। इनकी रैंक तक भी नेट पे दी हुई है, आप लोग सर्च मारना चाहें तो मार लीजिए। इन लोगों के सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स पाए थे। कोई 4/4 सब। अरविंदो घोष भी थे। ठीक है, अरविंदो घोष थोड़ा घोड़सवारी का एग्ज़ाम मतलब ट्रेनिंग के बाद होता है, उसमें गए ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किए। तो आप लोग देख सकते हैं रैंक। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने देखा था कि किसका चौथा रैंक था, किसी का 7वां था, किसी का 11वां था, कोई रिटेन में टॉपर था, मैंने देखा था। और 1923 में से जो है 1853 से तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होने लगा, लेकिन जो है उसका एग्ज़ाम इंग्लैंड में ही होता था। 1923 से जो है इसका एग्ज़ाम भारत और इंग्लैंड में जो है साथ साथ होने लगा था। ठीक है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बैन ऑन ट्रेड ऑफ स्लेव 1789 लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम, मैंने इसको आपको बताया जब एक्ट वगैरह बताए थे। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में जो है इंट्रोड्यूस जो है इन्होंने किया था। कि इन्होंने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में किया था, नॉर्थ कर्नाटक में किया था। मैं जब आपको इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ाऊंगा, ज़रूर पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। यूपीएससी जो है खेल कर देता है, सीएपीएफ वगैरह के एग्ज़ाम में आप देखिएगा तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कि यहाँ पर रियातवाड़ी था कि महलवाड़ी था, तो क्या था, तो उसके बताऊँगा। ठीक है, फिर इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि ये जो है कॉर्नवालिस कोड इंट्रोड्यूस किए, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कार्यपालिका का विधायिका से जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर में और जुडिशरी पावर में काफ़ी ज़्यादा जो ओवरलैप था, इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा सही करने की कोशिश की और सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन जो है इंट्रोड्यूस किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ना कि जो है परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने खोजा था। ये ऑलरेडी मतलब डिस्कवरी की रिकार्डो की थ्योरी और इन सब की थ्योरी पे, बहुत लोगों के रूसो की थ्योरी, बहुत लोगों की थ्योरी पे आधार पे होती है। रिकार्डो वगैरह एक बेसिकली फिलोसफर, दार्शनिक टाइप के थे और बहुत ही चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों पे आप मत जाइए, बट ये आप दिमाग में रखिए कि इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, इसको केवल इंट्रोड्यूस किया था। गाजीपुर में इनका मुसोलियम है, उनकी डेथ हो गई थी, तो भारत में गाजीपुर में किसका है तो पूछा जाएगा, तो उसका कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं हम आपको। अमेरिका और ब्रिटेन का जब वार हो रहा था इंडिपेंडेंस को लेकर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वहाँ पे एक खेमा संभाले थे और वो बहुत ही लीड रोल में थे, और
1783 के आसपास जो है हार गई थी। जैसा कि आप अमेरिकन क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार हुई थी, तो इनके हाथ से अमेरिका तो निकल गया था। तो उसी को करेक्ट करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को एज ए गवर्नर जनरल बना के इंडिया भेजा गया था। तो अमेरिका के एक साथ अगर किसी का कनेक्शन किस गवर्नर जनरल का है तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर आते हैं जॉन सोर। जॉन सोर आते हैं 1793 से 1798 के लिए। जो है इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था कि ये नॉन इंटरफेरेंस अगेंस्ट मैसूर उस टाइम पे मैसूर वार बहुत हो रहा था। आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि इतने से इतने साल के बीच में नॉन इंटरफेरेंस अगेंस्ट मैसूर जो है उस टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। सारे राज्य हराए जा चुके थे, मैसूर अकेला राज्य खड़ा था जो कि टीपू सुल्तान के अंडर था, और हैदर अली अकेला इंडियन था जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो उनकी इनविंसिबिलिटी है उसके घमंड को तोड़ा था। उसने जो है उनको प्रॉपरली हराया था। अकेला इंडियन जो है मतलब था, ठीक है। उस टाइम पे मराठा वगैरह बहुत थे लेकिन किसी ने क्लियरली और कॉन्क्रीटली अंग्रेज़ों को हराया नहीं था जितना हैदर अली ने। जब मैं आपको बताऊंगा देसी रियासत वगैरह या मतलब इनका मराठों के साथ और सिखों के साथ, तो मैं बता दूंगा। देखो मुझे हिस्ट्री कंप्लीट करनी है कैसे न कैसे, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पूरा जो है प्लेलिस्ट रहेगा। आपके काम का जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो है हम टाइम निकाल के उसको भी डालते रहेंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इसके टाइम से इसके टाइम के बीच में, फिर उसके बाद 1793 से 98 के बीच में फिर लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। इनका सबसे जो है इम्पॉर्टेंट काम था सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसको इन्होंने जो है हेड बनाया था। सब्सिडियरी अलायंस जो है वारेन हास्टिंगस के टाइम भी था, उसके अंडर जो है उन्होंने अवध को जो है एनेक्स किया था बहुत ही पहले, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कभी, उसमें जब बक्सर और प्लासी वार वगैरह बताऊंगा। बेसिकली ये जब मैं हिस्ट्री ऑफ बंगाल आपको बताऊंगा तो सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू जो है इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो देसी रियासतें थी उनको एनेक्स किया था, और देसी रियासत सब्सिडियरी अलायंस को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ना ही वारेन हास्टिंगस ने इंट्रोड्यूस किया था। प्रॉबेबली कहा जाता है जो इसको इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच गवर्नर होगा, उसका नाम आप लोग जानते होंगे। उनका नाम था डुप्ले, जिसको हिंदी में डुप्लेक्स बोला जाता है। उन्होंने जो है जब आपको मैं कर्नाटक वार बताऊंगा तो उसमें फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो डुप्ले जो है पहला कूटनीतिक था, बेसिकली एकदम रॉबर्ट क्लाइव के जैसा ही था। फ्रेंच बहुत ही वर्दी गवर्नर था उसके टाइम पे। फ्रेंच जो है ब्रिटिशर्स से अपर हैंड उनके पास था, तो बेसिकली उसी ने इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। सब्सिडियरी जो है अलायंस है इन विच फॉरेन रिलेशन ऑफ एनी लोकल रूलर वाज अंडर कंपनीज रूल, ठीक है। इनका जो कोई भी सब्सिडियरी अलायंस जो है एक्सेप्ट कर लेता था, तो जो फॉरेन रिलेशन था जो दूसरे राज्यों के साथ या बाहरी विदेशों के साथ जो भी कोई भी संबंध था वो कंपनी के रूल के अंडर, उनके बिना सहमति के कुछ भी ट्रीटी नहीं हो सकती थी। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा टीपू सुल्तान के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि ये फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ इनका समझौता चल रहा है और ये सब्सिडियरी अलायंस तो मान नहीं रहते। और फ्रेंच और उस टाइम पे फ्रांस जो है बहुत ही पावरफुल था उस टाइम पे। आपको याद होगा, मतलब कहीं भी पढ़ा होगा तो नेपोलियन जो है जहाँ ब्रिटिशर्स को कुचल रहा था यूरोप में, और इस टाइम पे नेपोलियन की नज़र जो है इंडिया पे होने लगी थी धीरे धीरे उसकी एक आंख। तो इससे ब्रिटिशर्स जो है सहम गए थे और उनको जो है पनाह देने और उसको काम को आसान करने के लिए टीपू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता था। इसीलिए जो है इन्होंने टीपू सुल्तान को जल्दी से जल्द ख़त्म करने के बहुत ही एंजाइटी टाइप की फील की थी। तो सब्सिडियरी अलायंस जो है ले आए थे लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर, ठीक है, जिसमें फॉरेन अफेयर्स जो भी था कि लोकल रूलर का जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिशर्स के कंपनी रूल के अंडर ही था, ठीक है। आप कंपनी रूल कहिए तो ज़्यादा बेटर है।
सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस टेक्निकल टर्म मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जो है फॉरेन रिलेशन जो है लोकल रूलर के अंडर था, तो बहुत से स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इसमें फॉरेन रिलेशन से ही उसको लिंक करिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, कंपनी का पूरा एक बटालियन रखना पड़ता था, उसको खिलाना पिलाना था। कहते तो थे फॉरेन रूल में ही जो है फॉरेन रिलेशन में इंटरफियर करेंगे, लेकिन ये कथनी थी करनी थी कि सारे इंटरनल मैटर में ही ये लोग इंटरफियर करने लगे थे। वो बस नॉमिनल राजा के तौर पे ही रह गए थे। क्रोनोलॉजी ये थी कि सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस जो है वेलेजली की एक्सेप्ट करने के लिए हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर गिर गया। टीपू सुल्तान जो है 4th मैसूर वार में हार गए और मर गए वहीं लड़ते लड़ते। फिर तंजौर पे मरे थे, तो तंजौर फिर गिरा। फिर अवध जो है 1801 में फिर से, जो कि वेलेजली की सब्सिडियरी अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं, वेलेजली की, ठीक है। तो अवध 1801 में, क्रम यही है। हैदराबाद जो है 1798 में, मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। जब 3rd मैसूर वार हुआ था तो जो है मैसूर उसी टाइम पे काफ़ी वीक होने लगा था। इनफैक्ट टीपू को अपना आधा राज्य जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम था, फोर्ट विलियम कॉलेज पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में किसने इस्टेब्लिश किया था, तो किसने इस्टेब्लिश किया था, बेसिकली वेलेजली ने किया था। यहाँ पे कोशिश किया था, मतलब कि सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होगी, लेकिन इनका जो प्लान था एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वेलेजली से रिलेटेड था। और ये गवर्नर जनरल जो है 37 साल की उम्र में बन गए थे। सोचो कितनी कम उम्र में थी। हम लोग 37 साल में सोचते हैं कैरियर क्या करें, 37 साल में ये गवर्नर जनरल बन गए थे। फिर हम वेलेजली के बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो सेकंड, 2 मिंटो हैं। पहला अभी जान लीजिए, दूसरा मार्ले मिंटो, नाम सुना होगा। रिफॉर्म जो है उसमें कम्युनल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, तो वो मिंटो 2 थे। तो इसमें अमृतसर ट्रीटी हुई थी। अमृतसर ट्रीटी किसके साथ हुई थी, सिख राजा रणजीत सिंह के साथ 1709 में हुई थी, जहाँ पे सतलज रिवर को जो है सिख और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में बाउंड्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा था, शायद ये केबीसी का भी क्वेश्चन है और सब भी एग्जाम में पूछा गया है, तो किस रिवर को जो है अमृतसर ट्रीटी के थ्रू ये बाउंड्री एक्सेप्ट किया गया था, तो वो है सतलज रिवर, ठीक है। फिर लॉर्ड हास्टिंग्स फर्स्ट आते हैं। लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट और सेकंड ये भी हैं। हास्टिंग फर्स्ट के बारे में अभी पढ़ लीजिए, सेकंड के बारे में बताऊंगा। नेपाल के साथ इनका पहला वार हुआ। पहला वार जो है आंग्ल नेपाल वार जो है लॉर्ड हास्टिंग्स फर्स्ट के टाइम हुआ था। संगोली की ट्रीटी 1816 में हुई थी। इस टाइम पे थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा संगोली की ट्रीटी, क्योंकि इंडिया नेपाल का इशूज़ काफ़ी शुरू हो गया है। करंट अफेयर में, पेपर में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह पे आ रहा है कि बाउंड्री को लेकर एक विवाद होने लगा था। वो करंट अफेयर में आपको संजीव सर पढ़ाते ही होंगे। तो संगोली की ट्रीटी जो है 1816 में, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। पिंडारियों का सप्रेशन जो है लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट के टाइम पे हुआ था। पिंडारी बेसिकली चीतू वगैरह इसमें थे। मतलब ये मराठों के कॉल करने पे, मराठों को बुलाने पे जो है ये बेसिकली उनकी तरफ से वार लड़ते थे। तो बहुत ही ज़्यादा लूट खसोट करते थे, तो इसलिए जो है इनका दमन किया गया। हाँ, वही पिंडारी जो कोई मूवी थी उसमें जो थे वही दिखाया गया है। 3rd मराठा वार जो है इन्हीं के टाइम हुआ था, जिसमें बाजीराव पूरी तरीके से हार गया था, और जो है डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेंसी, और जो मतलब पूरा उसको मराठा कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर दिया गया। मराठा जो है कॉन्फेडरेसी के तरह होता था। मैं उसका जब आपको लोकल रूलर्स को बताऊंगा तो बताऊंगा मराठा एम्पायर में। और बॉम्बे प्रोविंस जो है 1818 में बना दिया गया, ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट के टाइम पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको संगोली की ट्रीटी जरूर याद कर लीजिएगा, बस ये सबसे ज़्यादा दिमाग में रखा है। और तीसरा मराठा वार। फिर लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे 2829 जो है इसको कर लीजिएगा। ये फर्स्ट एक्चुअली हाँ, एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश एम्पायर का अगर एक्सटेंशन किसके टाइम पे हुआ था, कंपनी रूल सबसे ज़्यादा फला फूला किसके टाइम था, तो लॉर्ड हास्टिंग्स फर्स्ट था। देख लीजिए, नेपाल वार जीता, पिंडारी को हराया, 3rd मराठा वार जीता, तो मराठा कॉन्फेडरेसी, मराठा कोई छोटा मोटा तो था नहीं भाई, मराठा उस टाइम पे लगभग आधे इंडिया पे रूल करता था। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट के टाइम पे हुआ था, तो इसको दिमाग में रखिएगा।
फिर आते हैं लॉर्ड एमरहस्ट। इनके टाइम पे जो है बर्मीज़ वार हुआ था। ये थोड़ा ईयर गलत है, हमें इनको 24 से 28 के बीच में कर लीजिएगा। 24 से 26 के बीच में 24 से 28 है ये। 24 से 26 के बीच में फर्स्ट बर्मीज़ वार हुआ था। और यांडबू ट्रीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यांडबू ट्रीटी अभी न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट बर्मीज़ वार से। तो देखिए ये ऐसे नहीं पूछेगा फर्स्ट बर्मीज़ वार से रिलेटेड, ये आपको मैच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेगा कि बर्मीज़ वार का जो ट्रीटी था संगोली था, और आंग्ल नेपाल वार का जो ट्रीटी था यांडबू था, तो गलत कर दोगे ना, उसमें ना इधर होगा क्योंकि कोई नहीं था। ठीक है, मैंने शायद इसको आप लोगों के मॉक टेस्ट में भी पूछा था। तो लॉर्ड एमरहस्ट के टाइम पे ही जो आपका फर्स्ट बर्मीज़ वार हुआ था, यांडबू ट्रीटी इन्हीं से रिलेटेड है। फिर देखिए, फिर आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनके टाइम पे जो है इंडिया का जो है सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 1833 चार्टर में आपको बताऊंगा, जो भी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी शुरू हुई थी वो जो है पीक पे 1833 में पहुंची थी। जब मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट सब बताऊंगा तो ये वहाँ पे बताऊंगा। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आपसे पूछा जाएगा, यूपीएससी पूछ चुका है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो आप ना तो वारेन हेस्टिंग्स लगाइएगा ना रॉबर्ट क्लाइव लगाइएगा, उसका आंसर सीधे सीधे विलियम बेंटिंग लगाइएगा। ठीक है, ये जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है बनने से पहले गवर्नर ऑफ मद्रास भी रह चुके हैं, और जहाँ पे इनके टाइम पे वेल्लोर रिबल हुआ था। वेल्लोर रिबल में जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वेल्लोर रिबल किसके टाइम पे हुआ था? 1803 में। बेसिकली वहाँ पे टीपू के लड़कों ने रिबल किया था। क्या आर्मी जो वहाँ पे था, तिलक लगाने पे जो है आर्मी को मना कर दिया गया था, और अपर कास्ट के लिए तिलक ना लगाना उस टाइम पे बहुत बड़ी जो है अपमान की बात थी, इसीलिए जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। तो वेल्लोर रिबल किसके गवर्नर जनरल तो कोई और था उस टाइम पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई और था, लेकिन गवर्नर ऑफ मद्रास कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे। एबोलिशन ऑफ सती रूल, ठीक है, 1829, हम मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। सप्रेशन ऑफ ठगी, कार्ल स्लीमन मैंने आपको बताया है। ठीक है, इनके टाइम पे सेक्शन 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा सेक्शन 37 क्या था? नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रेस। सेक्शन 37 आ गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा सेक्शन 37, खासकर यूपीएससी के लिए। एजुकेशनल रिफॉर्म में जो है इन्होंने इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज लाया था। इनके टाइम पे ही लॉ मेंबर जो है एक लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले संहिता आई थी, लेकिन मैं उसको आपको एजुकेशन वाले सेक्शन में बताऊंगा। इनके टाइम में जो है कुप्रशासन का जो है आरोप लगा के मैसूर को एनेक्स कर दिया था। ये मैसूर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट लोगों के लिए होता है, मतलब एग्जामिनर्स के लिए। मैसूर पे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कछार कुर्ग को 1834 में एनेक्स किया था, कछार को भी बाद में किया था। तो मैसूर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इन्होंने जो है कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट जो है अपॉइंट किया था। तो इनके टाइम पे आपको 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखनी है। देखो मैं चीज़ें तो सब बता दे रहा हूँ, लेकिन क्या क्या बहुत ज़्यादा रखनी है मैं उसको बाद में भी टिक लगा दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है, ये इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये आपका मैसूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड मेटकाफ आते हैं। लॉर्ड मेटकाफ को हम इसलिए ज़्यादा मतलब याद किए जाते हैं कि उस टाइम पे इनको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। चार्ल्स मेटकाफ जो थे, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ इनका नाम था, इनको प्रेस का मुक्तिदाता बोले जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिपन वगैरह सब रहेंगे, लेकिन आपको अगर ये ऑप्शन है तो इसके अलावा कुछ उस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रेस पे जो है इतना ज़्यादा फ्रीडम कोई दे सकता है, तो इन्होंने दिया था। फिर आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ये देखिए सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हैं, सारे ईयर वाइज ही हैं, लेकिन ये है कि बीच बीच में 1-2 गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने उनको खा लिया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वार हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है गच्चा खा गए थे और ये हार गए थे। ये मतलब यहाँ पे हार गए थे
बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में थे और ये बहुत ही ज़्यादा झुंझला कर लौटे थे, और झुंझला कर लौटे थे तो उन्होंने सिंध पे अटैक कर दिया। किसके टाइम पे? एलन बारो के टाइम पे। तो पहले ऑकलैंड पे फोकस करते हैं। ऑकलैंड के टाइम पे फर्स्ट अफगान वार हुआ, पहला नेपाल वार जो है लॉर्ड हास्टिंगस के टाइम पे हुआ था। तो ठीक है, और जो है आपका बर्मीज़ वार लॉर्ड एमरहस्ट के टाइम पे हुआ था, और आपका जो है पहला जो है आपका अफ़गान वार जो है ये आपका लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था 1838 से 1842 में। तो 4 यार हुआ करते थे वहाँ, 4 यार अफ़गान में। मतलब मैं आपको एक ये भी बताऊँगा, थोड़ा लंबा है, आपके काम का 12-13 लेक्चर ही है, लेकिन इसके बाद हिस्ट्री के नॉलेज के लिए करीब 18-20 लेक्चर हो सकते हैं, हो ना हो। तो उसमें 4 यार होते थे अफ़गान में जो है, चारों यार में काफ़ी मित्रता थी, बेसिकली भाई ही थे, रिश्तेदार ही थे। उसी टाइम पे हुआ था, छोड़िए उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी। ये अफ़गान वार हुआ था। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई थी। ट्राईपार्टाइट ट्रीटी शाह शुजा के और रणजीत सिंह और ऑकलैंड के साथ 1829 में हुई थी, 39 में हुई थी, लेकिन रणजीत सिंह मर गए थे। तो इस टाइम पे रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह बने थे सिख एम्पायर के राजा। रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, तो इस कारण जो है ये ट्रीटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। शाह शुजा ही बेसिकली कोहिनूर हीरा जो है इधर उधर किए थे। कोहिनूर हीरा इनके साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये कोहिनूर हीरा जो है सिख एम्पायर में जी, ये सिख एम्पायर में दिलीप सिंह जो है उसको दिलीप सिंह जो लास्ट एम्पायर थे वो महारानी विक्टोरिया को सौंप आए थे। ठीक है, अब इनके पास कैसे गया? शाह शुजा के पास में बेसिकली जो कोहिनूर खोजा गया था सबसे पहले मलिक कफूर ने उसको ले आया था। मलिक कफूर जो है, आप लोग मूवी देखे होंगे औरंगजेब में बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी मूवी में, तो उनका वो था, कमांडर था, बस उतना ही जान लीजिए आप लोग। फिर एलन बारो थे। एलन बारो ने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी में ट्रेड अलग चीज़ था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी अलग चीज़ था। मैंने बताया ना, अफगान वार जब हार के आए तो ये खींचे हुए थे तो कहीं भी जाके अटैक करने को तैयार थे। तो इन्होंने जो है सिंध को एनेक्स कर लिया 1813 में चार्ल्स नेपियर के अंडर। चार्ल्स नेपियर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिख को एनेक्स कर लिया। और चार्ल्स नेपियर ने बोला भी था कि हमारा जो है सिंध को एनेक्स करना है इनह्यूमन था, मतलब अमानवीय था, लेकिन हम ये जानते हुए भी इसको करेंगे। मतलब वही है कि घर, मतलब बाहर ऑफिस में फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हो, घर में वाइफ को पीट रहे हो, ये वाली हालत थी। ऐसे स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे दिए गए थे। ठीक है, ये फिर आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग ये सब कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा तो आपको दिमाग में आए। देखिए भाई, ये एग्ज़ाम तो देना, ये एग्ज़ाम में आएगा, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको आप रिवीजन के थ्रू ही दूर कर सकते हो। ठीक है, लॉर्ड हास्टिंग फर्स्ट ये हैं। कौन इसमें फर्स्ट है कौन सेकंड है, मे भी आपको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा हो। ये हास्टिंग है, लॉर्ड हास्टिंग है, ये इनका नाम ही लॉर्ड हास्टिंग था। फर्स्ट इनके बेटे का नाम रहा होगा, पिता का नाम रहा होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रखने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है। वारेन हास्टिंग्स अलग थे, लॉर्ड हास्टिंग्स ये हैं। अब ये है आगे लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। ठीक है, जिसमें ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था। मैं सिख एम्पायर के बारे में नहीं बताने लगूंगा, महारानी जिंदन और इन सब के बारे में बाद में बताऊंगा। बोला हूँ उसमें मराठा भी बताऊंगा, कन्फेडरेसी बताऊंगा, सिख एम्पायर बताऊंगा, मैसूर बताऊंगा, बंगाल बताऊंगा, और कर्नाटक का वार बताऊंगा उसमें। ठीक है, इनके टाइम पे जो है एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर लॉर्ड डलहौजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे सेकंड आंग्ल सिख वार हुआ था। फर्स्ट आंग्ल सिख वार किसके साथ उस टाइम हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे हुआ था, जो कि आपको ऊपर बताया। उसी के 1-1.5 साल के अंदर ही दूसरा जो है आंग्ल सिख वार हो गया था। ठीक है, अल्टीमेटली यहीं से पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है। पहला ट्रीटी लाहौर हुआ था, उसके बाद एनेक्सेशन हो जाता है। दूसरा जो है एंग्लो बर्मा वार होता है। एंग्लो बर्मा वार फर्स्ट वार किसके किसके बीच में हुआ था और कौन सी ट्रीटी थी? यार्नवुड ट्रीटी। किसके बीच में हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इनके टाइम पे सबसे एक कुख्यात चीज़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स। इनके बारे में जाने ही होंगे, इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स में जो है एनेक्सेशन
ब्रिटिश एम्पायर के मतलब इट वाज एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एज अ वसल स्टेट अंडर द ब्रिटिश सब्सिडियरी सिस्टम. इट वुड हैव its princely status abolished if ruler was either manifestly incompetent or died without a male child. बस सिंपली जान लीजिए जिनके मेल चाइल्ड नहीं था या जो रूलर मर जाते थे मतलब और उनके मेल चाइल्ड नहीं रहते थे तो ये कहते थे भैया चलिए आप हमारे अंडर आ गए. ये एकदम एक तरीके से एकदम इनह्यूमन था. मतलब गोद लिए हुए बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते थे और कई जो किंगडम थे उस टाइम पे कई जो प्रिंसली रूलर थे वो गोद लिए हुए थे तो वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आया. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन कौन सा है जिस ऑर्डर में जो है एनेक्स हुए थे. पहला सतारा हुआ, दूसरा जैतापुर हुआ, तीसरा संबलपुर हुआ, चौथा अवध हुआ. अवध का जो है क्यों किया गया था, जेम्स आउटरम जो थे रेजिडेंट ऑफ अवध थे 1856 में कुशासन का आरोप लगा के जो है अवध को एनेक्स कर लिया. सबसे जो मतलब अवध एक तरीके से आपका यार बेसिकली वो था मतलब लॉयल था, उसको भी ऐसा कर लेना जो है लोगों में एकदम रोष पैदा कर दिया. और 1857 की क्रांति में यही अवध के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट किया. ठीक है, तो इसमें दिमाग में रखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैतपुर. सतारा सबसे पहला था, फिर जैतपुर था, फिर संबलपुर. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले सतारा गिरा था और सब्सिडियरी अलायंस में हैदराबाद. ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, अवध, ये जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हुआ था. ठीक है, बेसिकली इसका एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट था. अवध इन्होंने ले लिया. अवध जो है कि जो ईस्टर्न मतलब बंगाल और बॉम्बे और हिमालवा वगैरह इन सब के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता था. एक कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था. तो अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है. फिर आता है वुड्स डिस्पैच, इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे. प्राइमरी एजुकेशन पे था. ठीक है, सॉरी हायर एजुकेशन पे था. फिर इनके टाइम पे सिख का एनेक्सेशन हो सिक्किम का सिख कह रहा हूँ, सिख एम्पायर तो हो ही गया था. सिक्किम का जो है एनेक्सेशन हो जाता है 1850 में. इनके टाइम में शिमला जो है कैपिटल बनाया जाता है. समर कैपिटल, बहुत गर्मी होती थी, ये झेल नहीं पाते थे ब्रिटिशर्स, इसलिए जो है शिमला को एक समर कैपिटल बनाया गया. और इनके टाइम पे रेलवे जो है 1853 दिमाग में रखिएगा. 54, 53, 55 में कंफ्यूज मत होइएगा. 53 मुंबई से थाने पे पहली रेलवे जो है चलाई गई. साथ ही साथ टेलीग्राफ भी 1854 में इनके टाइम ही बना. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जो है निर्माण जो है उसका, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी जो निर्माण है डलहौजी के टाइम पे हुआ था. तो आपसे पूछा जा सकता है PWD किसके टाइम पे बना. ये गवर्नर जनरल जो है 36 साल में ही बन गए थे बहुत, और ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के. ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, लेकिन उसके बाद जो है विद्रोह हो गया. फिर 1857 का विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ, उसके थ्रू गवर्नर जनरल को ही वायसराय बोला जाने लगा. और पहले वायसराय भी जो थे अपने लॉर्ड कैनिंग थे. ठीक है, गवर्नर जनरल भी बन के आए थे, फिर लॉर्ड कैनिंग को ही कंटिन्यू कर दिया गया था वो वायसराय के थ्रू. इनके टाइम पे रिवोल्ट 1857 हुआ था. मैं रिवोल्ट 1857 के बारे में डिटेल में बताऊंगा. लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, इन्हीं के टाइम पे विडो रीमैरेज एक्ट पास हुआ. इंडियन पेनल कोड 1861 पास हुआ था. और वो क्या नाम है, वुड्स डिस्पैच के थ्रू जो रिकमेंडेशन के थ्रू उसके आधार पे कलकत्ता, बम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश की गई थी. ठीक है, हायर एजुकेशन पे था. और हंटर कमीशन प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे था. क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट है. इलाहाबाद कहाँ पढ़ा गया था, इलाहाबाद में पढ़ा गया था. डिटेल में इसके बारे में क्या पढ़ा गया था वो हम आपको 1857 की क्रांति के आफ्टर मैथ में बताएंगे. ठीक है, कहाँ पर पढ़ा गया था ये इम्पॉर्टेंट है, इलाहाबाद में. फिर आते हैं जॉन लॉरेंस. ठीक है, जॉन लॉरेंस जो है मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ नहीं कोई इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी. अफ़गानिस्तान उस टाइम पे इंडिया और रसिया का जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश और रसिया का जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंटर था लड़ाई का, क्योंकि अफ़गानिस्तान को ब्रिटिशर्स जो है एक बफर स्टेट बनाना चाहते थे. और रसिया अगर यहाँ आ जाता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए. इसलिए जो है वहाँ पे कैसे स्ट्रेटजिकली कैसे चला जाए, क्या ना चला जाए, कौन सी चाल चली जाए,
ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए हम आपको ये इसको मेंशन करते हैं। मास्टरली इनएक्टिविटी जॉन लॉरेंस का था, ये क्वेश्चन आ चुका है अफ़गानिस्तान के प्रति, और साथ ही साथ इन्होंने भूटान को भी हराया था। मैसूर के प्रति जो है मास्टरली इनएक्टिविटी मैंने आपको बताया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, नहीं याद है तो वापस जाइएगा, रिवाइज करिएगा। फिर आते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला सेंसस जो है पूरा बहुत ही अच्छे से सेंसस नहीं हुआ था, लेकिन पहला अटेम्प्ट जो है सेंसस का लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। कुछ लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है पहला ढंग का सेंसस हुआ था, लेकिन गलत जानते हैं। लॉर्ड मायो के टाइम पे जो है पहला सेंसस कंडक्ट कराया गया था। इन्हीं के टाइम पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ था। ये भी सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड मायो के टाइम पे 1877 में। इन्होंने ही स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया था। किसके टाइम पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था? लॉर्ड मायो में। और अकेले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जिनका मर्डर जो होता है अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये है और ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फिर अपने आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जो है सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल में थे। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो 1876 और 1880 के बीच में थे, बहुत ही कुख्यात थे। ये पोएट्री के फील्ड में बहुत ही अच्छे पोएट्री लिखते थे, तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने जाते थे। पोएट्री के फील्ड में अगर ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता है, कौन गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। जो इनके टाइम में एक काला एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया था 1878। जब मैं पत्रिका के इतिहास में आऊँगा तो वहाँ पे वापस बताऊँगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एग्जैक्ट था क्या। ये बेसिकली हिंदी जितने भी न्यूज़पेपर थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, रातों रात जो है अमृत बाजार पत्रिका वगैरह जो है इंग्लिश ट्रांसलेट हो गई थी। वो सब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं वहाँ पे आपको एजुकेशन पत्रिकाओं के इतिहास में जो है बताऊँगा। इन्हीं के टाइम पे भी आर्म्स एक्ट 1878 पास कर दिया गया था कि इंडियंस के पास कोई भी आर्म्स रखने का जो है राइट पूरा चला गया था। इन्हीं के टाइम पे जो है सेकेंड अफगान वार लड़ा गया था 1878-80 में, और यही फाइनल वार भी था। फर्स्ट अफगान वार किसके टाइम पे लड़ा था गया था? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने आपको 4 यार की कहानियाँ बताई, थोड़ा ज़्यादा नहीं बताई, बस 4 यार मेंशन तो किया था। ठीक है, इन्होंने एक और बहुत ही गंदा काम किया था। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम थे उसकी एज पहले तो ब्रिटेन में होती थी, इंडियन वैसे भी वहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन 1-2 लोग जैसे निकले इन्होंने उसकी एज 21 घटा के 19 कर दी। 21 से घटा के 19 कर दी। अब यार इम्पॉसिबल सा ही हो गया था। वो उनके लिए पॉसिबल था जिनके पाप आप जो है यहाँ से निकल के चले गए हों और वहीं पर पढ़े लिखे और वहीं बन गए हों। यहाँ से जाके तो निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। और इनके टाइम पे रॉयल टाइटल एक्ट 1876 कैसर ए हिंद की टाइटल दिया गया था। ये क्वीन विक्टोरिया को जो है इन्होंने कैसर ए हिंद की टाइटल दिया था यहीं पे, और इम्पीरियल दरबार जो है 1877 में बुलाया था। ठीक है, तो ये इनका घिनौना काम था। उसी टाइम पे बहुत बड़ा फेमिन आया था, तो कहा गया था नीरो रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ठीक है, और फेमिन आने के बाद जो है इन्होंने एक फेमिन कमीशन की अपॉइंटमेंट की थी, जो कि स्ट्रेची के 1878 में स्ट्रेची के अंडर जो है एक फेमिन कमीशन को अपॉइंट किया था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लॉर्ड लिटन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन पे। लॉर्ड रिपन जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा लिबरल, देखिए गवर्नर जनरल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था कि यहाँ पे आके कैसे कर्म करते थे वो लोग, वो वहाँ पे डिपेंड करता था कि ब्रिटेन में कौन सी पार्टी जीतती थी। ब्रिटेन में अगर लिबरल पार्टी जीतती थी तो उसी हिसाब से गवर्नर जनरल आते थे। कंजर्वेटिव पार्टी जीतती थी तो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नर जनरल लोग आते थे जो ढील नहीं देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इलेक्शन हुआ, चीज़ें बदली, तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन जो है बहुत ही ज़्यादा नेक आदमी थे और बहुत ही ज़्यादा हिट गवर्नर जनरल थे। सबसे अच्छे गवर्नर जनरल में अगर किसी का इंडियंस में एक रिस्पेक्ट की भावना आती है तो लॉर्ड रिपन में ही आती है। सबसे पहला सिस्टमेटिक सेंसस जो है 1881 इन्हीं के टाइम हुआ था। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में अगर कि सबसे पहला सेंसस किसके टाइम पे हुआ था, तो वो होंगे लॉर्ड जो है मायो। लेकिन सबसे ज़्यादा पहला अगर उसमें सिस्टमेटिक वर्ड जोड़ दिया गया तो समझ लीजिए वो रिपन के बारे में पूछ रहे हैं।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो लगाया गया था, लाया गया था, पास किया गया था, उसको उन्होंने रिपील कर दिया, ख़त्म कर दिया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, भेदभाव ख़त्म। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट मैंने आपको बताया ही है कि फैक्ट्री एक्ट जो है पूरा बताया ही था, चारों फैक्ट्री एक्ट तो इन्हीं के टाइम पे पास किया गया था, उस टाइम पे मैंने बताया था। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का जो रेजोल्यूशन था इंट्रोड्यूस किए थे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स किसको बोला जाता है? रिपन को बोला जाता है। और फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। दोनों में डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। इनके टाइम पे हंटर कमीशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड थी, वो जो कि 1882 में रिपोर्ट दी थी। इसी प्राइमरी और सेकेंडरी बेसिकली मैं आपको जब हंटर कमीशन एजुकेशन वाला बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इनके टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 के आसपास। इसमें पहले क्या होता था कि जो है कोई इंडियन जो जज था यूरोपियन को ट्रायल मतलब वो उनका जो ट्रायल नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दी थी। jurisdiction to try European would be confirmed on European and Indian district magistrate and session judge alike। ठीक है, दोनों बराबर पावर दे दिए थे, चाहे आप यूरोपियन हो चाहे इंडियन, आप जो है यूरोपियंस का जो है ट्रायल कर लेंगे, करना मतलब अलाउ होगा। तो ये एक तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कि आप मतलब इतना बुरा मानते थे कि लॉ ऑर्डर हर चीज़ों को, प्राकृतिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर रंग काला है तो आप ट्राई नहीं कर सकते थे, आप तो रेस सुप्रीमेसी के सिद्धांत है। तो ये जब ये इन्होंने एल्बर्ट बिल लाया तो जो है ब्रिटिशर्स में जो है म्यूटिनी हुआ, हाँ, कि भैया आप ऐसे कैसे ला गए। यहाँ तक कि ये कॉन्स्पिरेसी होने लगी थी कि रिपन को किडनैप कर लिया जाए, ये सब कर दिया जाए। इसको भी वाइट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। सब वाइट लोग करते हैं तो वाइट रिबेलियन के नाम दे दिया जाता है, तो वाइट रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। क्लाइव के टाइम पे भी हुआ था, वो अलाउंस से रिलेटेड था, और लॉर्ड रिपन के भी टाइम था। ठीक है, तो ये वाइट रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। ये 1883 में काफ़ी ज़्यादा म्यूटिनी के लिए हल्ला हुआ था। तब इंडियंस को समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पे तो ये हाल है कि आप लोग जो है सभ्यता का एक एग्जाम्पल देते हैं, और लेकिन जब बात आती है अपने पे तो आप जो है दुनिया को एकदम अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगते हैं। देखिए दुनिया में अभी भी वो चीज़ें चलती है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि सभ्यता के मामले में अगर बात आती है, कहते हैं कि आप सभ्यता में बहुत आगे हो, बहुत चीज़ें हो, तो आज भी टाइम वो चीज़ें देखिए गड़बड़ है। यूएसए वगैरह कहता है कि हम जो है सभ्यता में बहुत ही आगे हैं, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी आगे है, मॉडर्नाइज सोसाइटी के एक एग्जांपल के तौर पे सेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है सऊदी अरेबिया में कोई स्पोर्ट्स इवेंट परफॉर्म करने का, या तो उनमें जो है लेडीज़ को, फीमेल्स को अलाउ नहीं करते हैं। एक दो इवेंट्स हुए हैं, मैं देखा हूँ कि उसमें अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ें जो है मतलब दूसरी चीज़ें ये होता है कि जब अलाउ भी करते हैं तो उनके ड्रेसिंग कोड ला देते हैं, पूरा जो है ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। तो बेसिकली आप वहाँ पे भी सब ह्यूमन के तौर पे ही ट्रीट कर रहे हो ना। तो बेसिकली आप जान लीजिए चीज़ों के जितना भी व्यू पॉइंट होता है लोगों का, वो दो चीज़ों में बदल जाता है, एक पावर में, एक पैसा में। तो ये यही है, पावर यहाँ पे आ गई तो इनका व्यू पॉइंट भी बदल गया। इनका सभ्यता, इनके रूसो, इनके मॉन्टेस्क्यू, इनका सारे के सारे जो है दर्शन थे सारे रखे रह गए। यहीं पे इंडियंस को एक खुद का एक मतलब झटका लगा, और सेल्फ डिग्निटी उनकी हर्ट हुई, आत्मसम्मान, आत्मगौरव पे उनको झटका लगा, और इसीलिए आगे चल के नेशनलिज्म, नियो नेशनलिज्म, अर्ली नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, इनके टाइम पे एक और इम्पॉर्टेंट काम हुआ। विलियम बेंटिंग के टाइम जो मैसूर पे कुप्रशासन का आरोप लगा के जो है उसको हड़प लिया था, और रिस्टोरेशन ऑफ मैसूर को वापस रिस्टोर कर दिया गया। तो मैसूर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, पहले स्टेटमेंट में एक मैसूर को इन्होंने उठा लिया, और दूसरा स्टेटमेंट आया कि मैसूर को इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सिंपल वैसे भाषा में बोल रहा हूँ। तो ये दोनों सही है, बेंटिंग के टाइम पे ये हुआ, रिपन के टाइम पे ये हुआ। तो पता नहीं, मैसूर का हिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पूछ लेते, इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा हूँ। फिर तीसरा जो बर्मीज़ वार, जो एंग्लो बर्मीज़ वार लड़ा गया, पहला किसके टाइम पे, दूसरा किसके टाइम पे, तीसरा किसके टाइम पे, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तीसरा जो लड़ा गया लॉर्ड डफरिन के टाइम पे लड़ा गया। किसके टाइम पे? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे लड़ा गया। डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इन्हीं के टाइम पे जो है 2-3 सेशन हुए थे, और तीसरे सेशन में ही जो है इनको माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला गया। ठीक है,
फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है, बंगाल टेनेंसी एक्ट ये इम्पोर्टेंट है 1887 में, जो कि टेनेंट्स के राइट जो है प्रिजर्व कर प्रोटेक्ट करने के लिए डफरिन के टाइम में पास किया गया। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है 1887 में डफरिन के टाइम पे ही इस्टेब्लिश की गई। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, आपके चारों इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग में गया। लैंसडाउन के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने जो है फैक्ट्री एक्ट 1891 में मैंने पहले ही बता दिया। और डूरंड कमीशन जो कि आपका अफ़गानिस्तान और इंडिया के बाउंड्री जो है डिमार्केट करता है, वो किसके टाइम पे अपॉइंट हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन। डूरंड कमीशन डूरंड लाइन जो है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ठीक है। फिर आते हैं अपने लॉर्ड कर्जन, जो कि बहुत ही इनफेमस गवर्नर जनरल रहे हैं, मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई रहा है तो वो लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ये बताया गोखले ने इनको जो है औरंगजेब के साथ कंपैरिजन किया था, ये भी मैंने बताया था। इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, एक ऑटोक्रेटिक रूल एकदम बना लिया था। पुलिस कमीशन जो है एंड्रयू फ्रेजर के अंडर अपॉइंट किया था। एंड्रयू फ्रेजर के बारे में मैंने कुछ बताया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, मुझे बताइएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में अपॉइंट किए थे थॉमस रैली के अंडर, जो है थॉमस रैली के अंडर, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर दिए थे। देखिए उस टाइम पे जो है फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगे थे, यूथ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो इसी चीज़ को कुचलने के लिए बेसिकली, या इसी चीज़ को क्रश करने के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ की जो भी मतलब स्वायत्तता था उसको जो है वो हड़प लिए थे। स्वायत्तता मतलब इंडिपेंडेंस जो था पूरा, उसको जो है उन्होंने हड़प लिया था। इनके टाइम पे एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया गया था, जो कि कलकत्ता म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड था। और दूसरा एक एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था 1904 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये कर्जन भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिपन इम्पोर्टेंट है, कर्जन इम्पोर्टेंट है, लिटन इम्पोर्टेंट है। इधर 3 मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब भूल सकते हैं लेकिन इन 3-4 को मत भूलिएगा। इन्होंने यंग हस्बैंड मिशन जो है तिब्बत को भेजा 1907 में, और 1907 में इनकी एग्रेसिव पॉलिसी पर्सिया की ओर अपनाई। बेसिकली पर्सिया, और मैं बताया ना रसिया के साथ बहुत ही उस टाइम पे कंपटीशन चल रहा था। रसिया जो है इंडिया को बेसिकली एक बफर स्टेट चाहिए था ब्रिटिश एम्पायर और रसियन एम्पायर के, तो वो मिडिल ईस्ट बहुत ही बेटर जगह थी अफगानिस्तान से लेके पर्सिया तक। ये शायद क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ठीक है। पर्सिया के लिए इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी और यंग हस्बैंड के अंडर जो है तिब्बत में अभियान भेजा था। तिब्बत भी बेसिकली जो है उस टाइम पे बफर स्टेट का काम करता। इन्होंने फेमिन कमीशन मैकडोनाल्ड के अंडर जो है अपॉइंट किया था। स्ट्रेची कमीशन किसने अपॉइंट किया था, ये दिमाग में रखिएगा। मैकडोनाल्ड कमीशन ने किसने अपॉइंट किया था, देखो एक फेमिन कमीशन हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, मुश्किल से वो 5 मिनट का काम है, तो इसलिए हम आपको इकट्ठे पढ़ा देंगे और कन्फ्यूजन हो रहा होगा। एग्रीकल्चर कमीशन स्कॉट बैनक्रीफ के अंदर जो है इन्होंने अपॉइंट किया था। आप लोगों को लग रहा होगा यार मैं इतना डेटा बता दे रहा हूँ कि कैसे याद होगा, याद हो जाएगा, करना पड़ेगा। आप लोग धीरे धीरे करोगे तो ज़िंदगी भर नहीं प्रॉब्लम होगी आपको किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे विवाद था कर्जन और किचनर। किचनर बेसिकली जो है कमांडर इन चीफ थे कर्जन के। कर्जन और वो भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती थी कमांडर इन चीफ किसी के टाइम पे। तो किचनर जो है थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहते थे, कर्जन जो है वो देने से बिल्कुल भी वो मतलब नहीं देना चाहते थे। इस कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कर्जन की खिंचाई भी हुई थी। और किचनर अपने आप में बहुत ही एक कमांडर, बहुत ही बड़े कमांडर थे। वो जहाँ जहाँ भी गए थे लगभग इनको जीत ही मिली थी और बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक तौर पे कुशल थे। तो किचनर का जो था ये विवाद के कारण जो होता है कि कर्जन जो है यहाँ से रिजाइन मार देते हैं। दोनों जो है यंग थे, दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशस थे, तो एक को तो गिरना था, तो कर्जन ने ही रिजाइन मारा था। किचनर ने भी रिजाइन मारने की बात कर दी थी लेकिन उससे पहले ही कर्जन एक्सेप्ट कर दिए थे इसको। फिर दरबार 1901 में किसके टाइम पे लगा था, ये जो है कर्जन के टाइम पे ही लगा था, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आते हैं मुस्लिम लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू में जो है मुस्लिम लीग जो है ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ मैंने बताया था। मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें बेसिकली बस एक काम बहुत ज़्यादा है, सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स को दिया गया था। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है लेक्चर्स में, तो यहाँ भी मेंशन करता हूँ।
एसपी सिन्हा जो है पहले जो है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के थ्रू 1909 के थ्रू एक इंडियन को जो है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है अपॉइंट करने की परमिशन मिल गई थी। तो इसी उसमें जो है एसपी सिन्हा को है अपॉइंट किया गया था। एसपी सिन्हा जो है याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं लॉर्ड हार्डिंग टू पे। लॉर्ड हार्डिंग टू 1910 से 1916 के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1910 से 1916 के बीच में जो है ये लॉर्ड हार्डिंग टू रहते हैं। इनके टाइम पे ही जो है कलकत्ता से दिल्ली में जो है राजधानी कैपिटल जो है ट्रांसफ़र हुई थी। 1911 में डिसीजन लिया गया था और इसका एग्जीक्यूशन जो 1912 में किया था। इनके टाइम पे एक दिल्ली दरबार 1911 लगा था, जिसमें जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर देते हैं, जो कि मैंने आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल टाइम में बताया था। इनके टाइम पे बम केस हुआ था। एक ममंत विश्वास और रास बिहारी घोष जो है इनको अरेस्ट किया गया था। ममंत विश्वास रास बिहारी घोष के नौकर थे। बम केस हुआ था। बम केस में लॉर्ड हार्डिंग जो है बेसिकली टू जो है, हार्डिंग फर्स्ट मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, याद करिएगा आप, लॉर्ड डलहौजी पहले देखिए। और लॉर्ड हार्डिंग टू जो है बेसिकली जो है ये हाथी पे बैठ के आ रहे थे जब कैपिटल का सेरेमनी चल रहा था, तो उन्हीं के ऊपर बम घटना फेंकी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग टू बच गए थे उसमें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके टाइम में जो है थर्ड फैक्ट्री एक्ट 1911 ऑलरेडी बताया हूँ। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पीस प्राइज़ पाए थे 1913 में, ठीक है। किसके लिए पाए थे आप लिख के बताइएगा। फिर इम्पॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है इम्पॉर्टेंट आते हैं ये दो चीज़ों के लिए। फोर्थ फैक्ट्री एक्ट आया था, मैंने बताया फोर्थ फैक्ट्री, चारों फैक्ट्री एक्ट डिटेल में बताया। और ये अकेले ज्यूस गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन आता है कि अकेला ज्यूस गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। फिर लॉर्ड इरविन के बारे में आता है। इनके बारे में गांधी इरविन फैक्ट मैं बता दिया। एक तो रिवीजन के तौर पे काम आएगा 5 मार्च 1931। दूसरा जो है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो है 1928 में इनके टाइम पे इम्पॉर्टेंट था। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होते हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इरविन के टाइम होता है, लेकिन जैसे जैसे गांधी जी यहाँ से जाने वाले होते हैं सेकंड थर्ड मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इरविन की जगह वेलिंगटन आ गए थे। तो सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके टाइम पे हुआ था, अगर क्वेश्चन आता है तो लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं। इनके टाइम पे ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में सहजानंद सरस्वती एनजी रंगा के अंडर जो है बनी थी, मैंने बताया था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे कौन नहीं थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी 1934 में बनी थी, इसके अंडर में नरेंद्र देव उसके प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे, ठीक है। कहाँ बनी थी, पटना में बनी थी। बर्मा जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ से सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। बर्मा किसके टाइम पे एनेक्स हुआ था ये भी मैंने बताया है। इन्हीं के टाइम पे एक सरफिरा जो है रहमत अली जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पाकिस्तान वर्ड दिया था। और यही एक गवर्नर जनरल थे बॉम्बे में जो 1915 में कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किए थे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया था। तब ये बॉम्बे के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ये जो है लॉर्ड लिंडथ्रियो के टाइम पे स्टार्ट होता है। फिर लॉर्ड वेवल के टाइम पे जो है 1944 से 47 के शिमला कॉन्फ्रेंस होता है, मैंने बताया। CR फार्मूला भी आता है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी भी होता है। इंटरिम गवर्नमेंट भी बनता है। इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बता दिया हूँ कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि माउंटबेटन के टाइम पे बना था। और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 20 फरवरी 1947 को जो है कट ऑफ डेट इटली जो है दे देते हैं कि 30 जून 1948 के पहले तक अपना अपना देख लो, वरना आत्मनिर्भर बन जाओ, वरना हम जो है छोड़ के चले जाएंगे। फिर क्या होगा भगवान जाने जो हो रहा है। फिर ठीक है। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के 3-4 चीज़ें हैं, इनमें 3 जून प्लान आता है। बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान में कहते हैं कि इंडिया कई लोगों का, कई कम्युनिटी का जो है समूह है, सबको तोड़ दो। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं था, तो बाल्कन प्लान जो है इनका रिजेक्ट हो गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे था। फिर जो है रेडक्लिफ कमीशन बताया ही जा चुका है। रेडक्लिफ कमीशन जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बाउंड्री जो है, और ईस्टर्न वेस्टर्न पाकिस्तान दोनों के बीच में जो है इंडिया के साथ जो है बाउंड्री डिवाइड किया था, ठीक है। सारे जो है गवर्नर जनरल मैंने बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 ही 4 हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले C राजगोपालाचारी जो है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इसको याद रख लीजिएगा। C राजगोपालाचारी को, इनके बारे में जानते होंगे। भारत रत्न पहले किसको मिला था ये भी मुझे बताइएगा आप लोग।
फादर ऑफ डायरार्की जो है, डायरार्की मैंने डायरार्की आपको बताया, डायरार्की मतलब द्वैध शासन, इसके फादर जो है लियोनेल कर्टिस को बोला जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसको जो है क्लाइव ने लाया है या 1919 टाइम पे किसी ने और लाया, मॉन्टेग्यू ने लाया, चेम्सफोर्ड ने लाया, ऐसा कुछ भी नहीं, लॉर्ड लियोनेल कर्टिस ने लाया था। ठीक है, फिर एक आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैंने आपको जो है बताया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो वहाँ पे मैंने लिखा नहीं, बहुत लंबा हो जाता है, यूजुअली आप बुक्स में देखेंगे तो वहीं लिखा रहता है, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बनाया गया, जो कि बाद में डायरेक्टर हो गए थे। ये स्टार्टिंग में एक डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो 1871 में ये स्टार्टिंग में एक डिपार्टमेंट था, दिमाग में रखिएगा, डिपार्टमेंट था। बाद में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाया गया 1901 में, कर्जन के टाइम पे बनाया गया था। जॉन मार्शल जो है इसके पहले डायरेक्टर थे। ठीक है, तो यूपीएससी में शायद ये क्वेश्चन भी ईपीएफओ में आया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1871 में आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, जो कि डायरेक्टर बाद में अपॉइंट किए गए, और तब ये एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम करता था। लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया गया, संस्थान बनाया गया, किसके टाइम पे, 1901 में कर्जन के टाइम में जॉन मार्शल जो है इसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने गवर्नर जनरल आपको पूरा पढ़ा दिया, मैंने गवर्नर जनरल में आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, लगभग सारे गवर्नर जनरल इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। हालवेल में बेसिक जो घटनाएं हुए हैं हम सबको आपको बता दिए हैं। तो देखिए थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डेटा है इसमें, नो डाउट इसमें प्रॉब्लम होगी थोड़ा बहुत, लेकिन उस प्रॉब्लम को जो ओवरकम कर देगा उसकी हिस्ट्री जो है बेसिकली बहुत ही अपने आप एक दिन में जो है बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये और तौर पे आपका फ्रेमवर्क भी तैयार करता है कि हमारे हिस्ट्री में घटनाएं कैसे हुई हैं, साथ ही साथ आपका जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करेगा। तीसरी चीज़ आपका रिवीजन भी काफ़ी चीज़ों का हो जाएगा। चौथी चीज़ आपके लिए दिमाग में रहेगा कि ये इवेंट कब हुआ था, ये सब चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो हमने आपको इसमें ये चीज़ें बता दिया गवर्नर जनरल। अगला हम लेक्चर लेके आएंगे आपका एक्सट्रीमिज़म और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लेके। उसके बाद हम आपको जो है बताएंगे न्यूज़पेपर एजुकेशन, जिसमें हम हंटर और वुड्स डिस्पैच वगैरह बात करेंगे। उसके बाद जो है हम आपको और सब चीज़ें भी बताएंगे, जो मैंने बोला है, इकोनॉमिक पॉलिसी और गवर्नमेंट के चार्टर वगैरह सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा आज लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, कोर्स में ये था भी उतना, ये चीज़ें आपको वैसे धीरे धीरे पढ़ाता तो शायद आपको 3-4 घंटे लग जाते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। वही चीज़ मैं 3 घंटे में कहानियों के थ्रू बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। तो टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।